गुड मॉर्निंग। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन अब बहुत ही करीब आ चुका, चूँकि आपके पास सिलेबस में हर प्रश्न का डबल विकल्प है। मतलब जितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके दुगुने मार्क्स के आपके पास विकल्प मौजूद है। तो अब जो ये अंत समय में आया, ये हमारे पास 10 दिनों का एक रिवीजन क्लास सीरीज हम आपको देते जा रहे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें जिन जिन चीज़ों को हमने पढ़ा रखा है आप उनका रिवीजन बहुत ध्यान से देखते चलें, क्योंकि ये रिवीजन जब आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जब जब समय मिले तो आप इन टॉपिक को रेगुलरली रिवाइज किया करें। इस सीरीज में हमारे पास एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिवीजन सीरीज में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक ऐसे शुरू हुआ। सबसे पहला हो गया व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट। पहले से याद होगा, वह सॉल्ट जिसमें दो सिंपल सॉल्ट को निश्चित अनुपात में मिलाकर, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाकर आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उस सॉल्ट को हम लोग नाम देंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का कुछ पॉइंट जरूर याद रखेंगे। डबल सॉल्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मिलेगा, उसके हर आयन अपना अपना परीक्षण देंगे। इस सीरीज में एक नाम याद होगा, पोटाश एलम। याद कीजिए K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2 एक नाम हो गया, ये हो गया डबल सॉल्ट। टू सिंपल सॉल्ट के डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मिलाकर क्रिस्टलाइजेशन करने से जिस सॉल्ट का निर्माण होता नाम देते डबल सॉल्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, टोटल आयंस अपना टेस्ट देगा। जितने भी आयंस होते वो सब अपना केमिकल टेस्ट देता। फिर इसमें ये भी याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मिलते, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आपको प्राप्त होगा। इसमें ये हो गया पोटाश एलम। एक नाम और आप लिख सकते, याद होगा मोर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 हेक्साहाइड्रेटेड, ये कहलाया डबल सॉल्ट। यहां पर एक प्रश्न हम टीचर ऐसे भी आपसे पूछ बैठते, 4 सॉल्ट दे देंगे या ये सॉल्ट हमने दे दिया, आपसे पूछा बताएं किस प्रकार का सॉल्ट है। तो टू सिंपल सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशन से जो सॉल्ट बना वो बना डबल सॉल्ट। अगला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो याद कीजिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप कई बार यही देखते आए बुक में भी याद कीजिए, वह सॉल्ट जिसमें कम से कम एक, वह सॉल्ट जिसमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट जटिल भाग होता है, उस सॉल्ट को हम लोग क्या नाम देते, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये आयनीकृत नहीं होता। इसमें जो बाहर के जो पार्ट हैं, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, उसको नाम देंगे आयनीकृत भाग, आयनिक पार्ट, आयनाइजेशन पार्ट। और जो अंदर वाले ये पूरे पार्ट हो गए, इन्हीं को नाम देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके लिए कुछ पॉइंट जरूर याद रखें, क्योंकि हम टीचर एक सवाल पूछ सकते, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप अंतर बताएं। तो याद रखिएगा, डबल सॉल्ट में हर आयन टेस्ट देगा, इसमें सारा आयन टेस्ट नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, ऑल आयंस, सारा का सारा आयन अपना टेस्ट नहीं देगा, मतलब रासायनिक परीक्षण नहीं करेगा। मतलब पोटाशियम अपना टेस्ट देगा, आयरन के लिए जब आप केमिकल डालेंगे तो ये अपना टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड भी अपना टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर हर आयन अपना टेस्ट नहीं देता। इसमें आयनों की संख्या कम होगी,
नंबर ऑफ आयंस आपका उसकी तुलना में कम मिलेगा, ये इसकी खासियत होगी। इस तरह का सॉल्ट भी हम आपको देकर पूछ सकते, बताइए किस प्रकार का सॉल्ट है, मतलब नॉर्मल सॉल्ट दे दिया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे दिया, डबल सॉल्ट दे दिया, जिसमें ये बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा आपको दिख जाए, समझ जाइए वो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आगे पॉइंट आइए, इस सॉल्ट में एक पार्ट जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि वो हर बच्चे को यूपिक नेम में भी मदद पहुंचाएगा। याद कीजिए, एक हो गया केटाइनिक पार्ट, नाम से ही क्लियर है, जिसके कॉम्प्लेक्स पार्ट में जटिल भाग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता हो, नाम देंगे केटाइनिक। जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर में कितना भी नेगेटिव चार्ज बनता हो वो हो गया एनायनिक। और जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनता हो उसको नाम देंगे न्यूट्रल। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल हो गया NiCO का होल 4, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव ना आगे ना पीछे, ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। एनायनिक सॉल्ट नाम से ही क्लियर है, ये हो गया K4, ये हो गया FeCN का होल 6। अगर आप ध्यान दें तो 4 पोटाशियम पे चार्ज बन गया +4, इस पूरे पर चार्ज बन गया -4। और एक चीज भी याद रखिएगा, हर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम में यूपिक नेम में एक वर्ड लगेगा 8, चुकिएगा नहीं, बहुत बहुत जरूरी। उसके बाद केटाइनिक में याद कीजिए, जैसे हमने ले लिया कोबाल्ट NH3 का होल 6, ब्रैकेट के बाहर डाल दिया Cl3, Cl का -1 इंटू 3 -3, ये कितना हो गया +3। इस प्रकार के सॉल्ट का आइडिया आपको लग चुका। आगे आए, आपसे ऑब्जेक्टिव में हम टीचर पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो जवाब मिला, जिस कॉम्प्लेक्स में जैसे हमने यहां पर लिया K4 FeCN का होल 6, अगर ध्यान दीजिएगा तो जिस कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार के लिगेंड हो, उनकी संख्या कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेटल के बाद एक प्रकार का स्पेसीज हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसको नाम देंगे होमोलेप्टिक। और जिस कॉम्प्लेक्स में आपको ये महसूस हो जाए, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया कोबाल्ट, यहाँ ले लिया NH3 होल 4, फिर इस जगह पर ले लिया H2O होल 2, यहाँ ले लिया Cl3। तो गौर करिएगा, इसको अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें दो दो प्रकार के लिगेंड दिख रहे, तो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रकार का लिगेंड दिखे उसको आप नाम देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आइए सेंट्रल मेटल, वेरी सिंपल, यहीं पर पूरा पार्ट, जैसे हमने ले लिया K4 FeCN का होल 6, CN का होल 6। इसमें ध्यान दीजिएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मेटल रखा जाता उस मेटल को नाम देते सेंट्रल मेटल। लेकिन डिफिनेशन करिएगा, वह मेटल जो अपने खाली ऑर्बिटल में लिगेंड से लोन पेयर लेता है उसे हम लोग नाम देते सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद वह मेटल जो लिगेंड से लोन पेयर लेता उसको नाम देंगे सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यान से, ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी जाती, जिसमें सेंट्रल मेटल चारों ओर लिगेंड से घिरा होता और लोन पेयर लेता है, चारों ओर लिगेंड से घिरा होता और लोन पेयर लेता है, उस बड़े ब्रैकेट से घिरे हिस्से को ही हम लोग क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड किसे कहते, वेरी वेरी सिंपल। और लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है यूपिक नेम लिखने के लिए, तो याद रखिएगा लिगेंड हो गया वह मॉलिक्यूल या आयन, वह मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता, किसको डोनेट करता, सेंट्रल मेटल को।
और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद रहता। मतलब ये हो गया, मान लेते हैं Fe2+, यहाँ हो गया एक साइनाइड, फिर सेकेंड साइनाइड, थर्ड साइनाइड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये सब इसको कोऑर्डिनेट कर रहा, तो वह मॉलिक्यूल या आयन जो लोन पेयर डोनेट करता, किसको डोनेट करता? तो सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को देता है। उस मॉलिक्यूल या आयन को हम लोग नाम देंगे लिगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपिक नेम करने के लिए कुछ लिगेंड का नाम बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो आप बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान से देखते जाएं। याद कीजिए, NH3 लिगेंड का नाम हो गया इज इक्वल टू AMMINE, एमाइन। NH3 के लिए नाम याद रखिएगा एमाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H2O के लिए नाम हो गया एक्वा। CN- के लिए नाम हो गया साइनो। उसके बाद आप Cl-, Br-, I- के लिए क्लोरो या क्लोरिडो। उसके बाद OX या C2O4 या OX के लिए नाम हो गया ऑक्सलेटो। फिर याद कीजिए, EN के लिए नाम हो गया इथेन 1,2-डाइएमाइन, AMINE, डबल M नहीं करिएगा। तो ये कुछ नाम है लिगेंड का जो हर बच्चे को याद रखना होगा, ताकि आप यूपिक नेम कर सके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सीधा याद रखना, लिगेंड वह मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देता कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसको हम लोग नाम देते लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड, ये सवाल भी हम टीचर का बड़ा पसंदीदा है। याद होगा, वह लिगेंड जिसकी आइडेंटिसिटी दांत 1 हो, लेकिन उसका जुड़ने वाला जो पोर्शन होता वो 2-2 होता। जैसे याद कीजिए CN-, इसमें कार्बन तरफ से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन तरफ से भी लिगेंड लोन पेयर दे सकता। और यहां से जब ये C से दिया तो ये कहलाया साइनो, और जब ये N के साथ जुड़ा तो ये कहलाया आइसोसाइनो। ये एक टुकड़ा। बाइडेंटेड लिगेंड, ये तो सबको पता होगा, ये वो लिगेंड है, इसका नाम हो गया ऑक्सलेटो। और इसके लिए आप ध्यान देंगे, इसकी आइडेंटिसिटी दांत 2 है, मतलब ये अपने 2-2 किनारे से लोन पेयर दे सकता, यहां से भी लोन पेयर दे सकता, यहां से भी दे सकता। ये हो गया ऑक्सलेटो। ऑक्सीडेशन नंबर -2। नेमिंग जरूर याद रखिएगा, संकेत में हम टीचर डालते OX। इस कैटेगरी में एक नाम और आप ले लें, वो जरूर लें, वो होगा EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये हो गया इथिलीन डाइएमाइन, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको यूपिक नेम में कहते हैं इथेन 1,2-डाइएमाइन। ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा, तो इस नाम को आप जरूर संभालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गया ये चिलेशन, बहुत अच्छा एक छोटा सा डिफिनेशन है। अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसकी आइडेंटिसिटी दांत 2 या 2 से ज्यादा है, और वो अगर किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ता है, तो गौर करिए, ये हो गया, हमने लिया ऑक्सलेटो। ध्यान दें, ये हुआ ऑक्सलेटो, अभी तुरंत बताए। यहां कोई भी सेंट्रल मेटल है, उसके साथ याद कीजिए, अगर ये कोऑर्डिनेट करता है, तो ऐसी हालत में एक रिंग संरचना बनता। इसको नाम देंगे चिलेट रिंग, इस रिंग को नाम देंगे चिलेट रिंग, और इस घटना को हम लोग नाम देंगे चिलेशन। तो ये एक टर्म जरूर याद रखें सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एक आया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, बहुत सिंपल है। सेंट्रल मेटल के चारों ओर जब लिगेंड जुड़ने के बाद
जैसी ज्यामिति बनाता है, जिस प्रकार की ज्योमेट्री बनाता है, उसको हम नाम देंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अगर वो टेट्राहेड्रल बनाया, याद कीजिए स्क्वायर प्लेनर बनाया, ऑक्टाहेड्रल बनाया, मतलब लीगेंड बीच में चारों, सेंट्रल मेटल बीच में चारों ओर से लीगेंड जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर, जो संरचना बनाता, उसी को हम लोग नाम देते कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। खाली नाम याद रखना है, वर्ड वीडियो को बार बार रिपीट करते जाएंगे और टर्म के बारे में आइडिया रखेंगे, रिवीजन रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ये तो कई बार हम आपको पढ़ा चुके पूरा का पूरा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी किसी बच्चे के लिए बाधक नहीं बनेगा। जैसे ये हो गया K4FeCN6 का आ गया, बताइए Fe का कितना होगा? आप आराम से निकाल दिए, x + 1 × 4 + 4 -1 × 6 -6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। वेरी वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर तो हर बच्चा जानता है, रिवीजन करके आप अपना, इसका एक छोटा रिवीजन वीडियो भी रहेगा। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें एकदम कुछ नहीं आता, तो वो अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को, मेरा क्वेश्चन बैंक रेडी है, उन क्वेश्चन बैंक के द्वारा या आप उस क्वेश्चन बैंक से आप और रिवीजन कर सकते। इसी कैटेगरी में मान लेते हैं ये आपको दे दिया, इसी कैटेगरी में आपको दे दिया, मान लेते हैं K3Al OX का होल 3, इसमें Al का निकालना है, +x +1 × 3 + 3 -2 × 3 -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। आंसर कंप्लीटेड। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सब लोग जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता, सिर्फ 2 एग्जाम्पल में आप अलर्ट रहेंगे, बाकी सारा एग्जाम्पल आपको टेंशन कभी नहीं देगा कोऑर्डिनेशन नंबर में। हर विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इट्स अ रिवीजन क्लास। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया कोबाल्ट, यहां दे दिया NH3 यहां दे दिया H2O, फिर आपको दे दिया Cl और बाहर में दे दिया SO4। अब आपसे कहा जा रहा है बताएं कोबाल्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान ज्ञात करें। सिर्फ ध्यान रखिएगा 2 लिगेंड में आप सावधान रहिएगा, सिर्फ 2 लिगेंड बस। एक हो गया C2O4 2- सिंबल हो गया OX, और एक हो गया EN इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसकी डेंसिटी, इसका दांत 2 होता, इसकी भी डेंसिटी दांत 2 होता। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हम टीचर पूछते हैं बोर्ड में, वो सारा सिंपल देते। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना होगा? एकदम आसान है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए फॉर्मूला ध्यान दें, 1 मिनट लगेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ, मतलब जोड़ देना है, सम ऑफ नंबर ऑफ लीगेंड्स, लीगेंड की संख्या इनटू डेंसिटी उसका दांत, बस फॉर्मूला कंप्लीट। तो याद रखिएगा ये 2 लीगेंड छोड़कर सबका दांत 1 है, बोर्ड एग्जाम में वही रहता। तो यहां हो गया लीगेंड की संख्या 4 इंटू दांत 1, इन दोनों में नहीं है मतलब 1, प्लस H2O की संख्या 1 दांत 1, Cl की संख्या 1 दांत 1, 4 + 1 5 + 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू आंसर कंप्लीटेड। ये पूरा हो गया, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू आंसर। आप पूरा कर लेंगे, इज इक्वल टू 6 डायरेक्ट आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, आराम से आप करते चले जाएंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी निकालना सीख लीजिए, बहुत हल्का है। EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब हम टीचर जब भी EAN मांगते हैं तो समझ लीजिए हम सब चीज आपसे मांग लेते हैं टोटल। जैसे एग्जाम्पल दिया गया K4
FeCN का होल 6, ध्यान दीजिएगा। तो Fe इसमें जब भी En निकलता है याद होगा ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का निकलता है, सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं। तो Fe का निकालना है तो आ जाइए, Fe की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना हुआ, तो 26। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए रफ में, x + 4 -1 × 6 -6 = 0। इसका मतलब x बराबर +2। रफ करके निकाल लीजिए, ये टुकड़ा रफ करके निकाल लीजिए। तो ये हो गया माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × दांत 1 = 6। तो ये हो गया 24 + 12 = 36। अगर नोबल गैस का संकेत मिल जाए तो वो बगल में जरूर लिख दिया करिए। EAN ऑब्जेक्टिव में भी मांगा जाता, सब्जेक्टिव में भी मांगा जाता है। अब आइए वर्नर्स थ्योरी, एकदम सिंपल। मेटल में 2 प्रकार की वैलेंसी, एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी। पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी वो है जो आयनीकृत हो जाता, ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी देता। सेकेंडरी वैलेंसी वो है जिसके द्वारा मेटल लिगेंड से लोन पेयर लेता और इससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी मिलती है। 3 पॉइंट वर्नर थ्योरी समाप्त। आइए आइसोमेरिज्म में आप काम करें। वेरी सिंपल, आपके पास पहला मिल गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर लिया गया क्रोमियम, इस जगह लिया गया H2O होल 4, यहां पर लिया गया Cl Br, इस तरह से कुछ भी लिया गया। इस जगह पर लिया गया नाइट्रेट। एकदम इजी है। जब भी कभी आपसे हम टीचर डिफिनेशन मांगे तो जवाब दीजिएगा, और मैंने कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिसके अंदर अलग अलग आयन की प्राप्ति होती है, उसे नाम देंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल मांगे तो आयनाइजेशन अलग अलग आयन मिलता है। कैसे मिलता? अदला बदली के कारण। मतलब एक आयन को आप अंदर कर दें और बाहर के एक आयन, अंदर के एक आयन को बाहर निकाल लें। मतलब ये क्या बना? ये बना Cr H2O का होल 4, ये हुआ Cl, ये हुआ NO3 और ये हुआ Br। आंसर ऐसा भी हो सकता है जो आप Cl को बाहर कर दें, NO3 को अंदर कर दें, आपकी मर्जी। लेकिन ये काम जब भी होगा तो आयन का एक आयन अंदर और एक आयन बाहर, इसको नाम देंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले तो वो डालिएगा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, जिसका कारण अलग अलग आयनों की प्राप्ति होती है, इसको नाम देंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नाम से ही काफी क्लियर है, जरा पॉइंट देखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यही कंपाउंड लिया गया, ये हो गया H2O का होल 5, यहां पर लिया गया मान लेते हैं Cl और यहां लिया गया Cl2। अब क्या करिएगा, हाइड्रेट, हाइड्रेशन वर्ड का मतलब होता वाटर। मतलब आप क्या करें, एक आयन को अंदर कर दें, अच्छी बात है, और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दें। एक आयन अंदर और एक वाटर बाहर, क्या बनेगा जरा चेक कर लीजिए। ये हो गया Cr H2O का होल 4, अच्छी बात है। एक अंदर आ गया तो Cl2, फिर बाहर Cl और बाहर H2O। ये दोनों पूछा किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है, जवाब देंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट आइए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म की सबसे बड़ी खासियत ये है, जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड ये मिला Cr H2O का होल 5, यहां पर आपको मिल गया NO2 और उसके बाहर में आपको मिल गया SO4। इसके जो कंपाउंड होंगे उनका फार्मूला सेम रहेगा, बस जुड़ने के स्टाइल में अंतर है। अब ये हो गया ONO और यहां फिर हो गया SO4, तो लिंक मने होता जुड़ना।
तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स है, वो कंपाउंड का जोड़ा है जिसमें एम्बिडेंट ग्रुप होता, मतलब CN, NC, NO2, ONO, इस NCS, CNS, इस प्रकार के कंपाउंड के समूह को, जोड़ा को हम क्या नाम देंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की खासियत क्या होती? पहले भी पढ़ा चुके। इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में नाम से ही क्लियर है, इसका केटायन भी होगा कॉम्प्लेक्स और इसका एनायन भी होगा कॉम्प्लेक्स, जितना चार्ज हो। और इसमें हम लोग लिगेंड का अदला बदली, और इजी कर लीजिए आप, सेंट्रल मेटल को ही एक्सचेंज कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। जिस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण होगा नाम देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एक स्पेशल केस है, थोड़ा कम रिवीजन करिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता, जब दो समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे के साथ अगर 180 डिग्री का एंगल बना रहे स्क्वायर प्लेनर में या ऑक्टाहेड्रल में, ऐसे समझ लीजिए ना, दो सिमिलर, एकदम इजी करके, सेंट्रल मेटल ये रहा, किससे जुड़ा हुआ है मतलब नहीं है, दो प्रकार इक्वल लिगेंड अगर आपस में 180 का एंगल बना रहा तो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांस। और जब वो दो, बाकी जिससे भी जुड़ा हो, दो सिमिलर लिगेंड अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा तो उसको नाम देंगे सिस। खाली इतना जान लेना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको आप कम ही करके रखिए, कोई टेंशन नहीं। वैसे नियम ये कहता जो प्लेन पोलराइज लाइट में अलग बिहेव करता, लेकिन इसको आप कम रखें बिहार बोर्ड के बच्चे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे जवाब ये मांगा जाता, जो कोई कॉम्प्लेक्स हम टीचर आपको दे देंगे और बोलेंगे बताइए इसका आकार क्या होगा, मतलब ये किस आकार का है, तो या फिर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 दे दिया, बोला इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। इस प्रकार के सवाल इसमें, हाइब्रिडाइजेशन इसमें पूछेगा। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसको बनाने के लिए एक टेक्निक आपको बता देते, जिस टेक्निक पर आप बहुत कम मेहनत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सक जाएंगे। डायरेक्ट टेक्निक पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, अगर कोई कंप्लीट, इसमें 2 ही प्रकार का काम आपको देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6। बस 2 एग्जाम्पल को आपको, रिवीजन क्लास है, बाकी डिटेल तो दिया हुआ, रिवीजन क्लास सिर्फ 2। अगर कोऑर्डिनेशन, और पहले यहां से ही शुरू कर लें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 है तो आंख बंद करके आप जवाब दीजिए, इसका आकार होगा ऑक्टाहेड्रल। एकदम आंख बंद करके जवाब दीजिए, इसका आकार होगा ऑक्टाहेड्रल। दूसरा चीज आपको कॉम्प्लेक्स में ये देखना है, जैसे मान लेते हैं क्रोमियम हो गया, यहां दे दिया NH3 होल 6 Cl3, या फिर दे दिया क्रोमियम, यहां दे दिया F6, यहां दे दिया 3-, ये दे दिया। तो बस 2 ही चीज देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दिख जाए, 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमने डाला है बस सिलेबस के लिए, 3 CN, NH3 और CO, वो कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 दिख जाए तो आंख बंद करके हाइब्रिडाइजेशन मारिएगा D2sp3। D2sp3 एक हिंट भी याद रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा। ये हो सकता है पैरामैग्नेटिक ना होकर डाईमैग्नेटिक हो, कभी कभी, वो तो काम करके एक एग्जाम्पल आपको अलग वीडियो में दिखा देंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव का टेक्निक बता रहे हैं। अगर ये दिख जाए सीधा मार दीजिए, ये हो गया हमारा D2sp3। बहुत अच्छा गेस है, बहुत अच्छा तुक्का मारना भी हुआ। और अगर इन चारों में से कोई भी दिख जाए, 5 में से कोई भी दिख जाए, मुख्यतः ये 2 ज्यादा दिखेंगे, कोई भी दिख जाए सीधा,
तो आप सीधा तुक्का मारिएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, sp3d2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती, वीक लिगेंड वाले को नाम देते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कमजोर आदमी को घर के बाहर रखते तो वो कहलाता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप VBT का वीडियो देख लेंगे या इसका रिवीजन वीडियो एक देते हैं, उससे काम कर लेंगे। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए की गई तैयारी। आकार, हर परिस्थिति में आकार सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल आपको मिलेगा आकार, गेस कर सकते। फिर अगला थ्योरी यहां पे आइए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, पहला केस। दूसरा केस वीक लीगेंड है। वीक लीगेंड मतलब इसमें से कोई भी हो तो एकदम आंख बंद करके जवाब दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा वीक लीगेंड में sp3, इसको जरा साफ लिख दें, ये होगा इज इक्वल टू sp3। ये कहलाएगा, आकार होगा टेट्राहेड्रल, आकार होगा टेट्राहेड्रल। चूंकि बाहर का p भाग लिया तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो 90% चांस है dsp2, और अगर अंदर का d पूरा भरा हुआ है तभी होगा sp3। खाली इसमें याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर अंदर, वैसे 90% चांस ये है, गेस करने का चांस ये है, लेकिन 10% में ये भी निकलता तब जब अंदर पूरा भरा हुआ है, ऑटोमेटिक है, बाहर के ही ऑर्बिटल भाग लेंगे तो नाम देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज द एग्जांपल। अब आइए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? इनर माने अंदर। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी, कोई दबदबा वाला आदमी, कोई पर्सनैलिटी वाला आदमी घर में आता है तो उसको अंदर घर में बैठाते तो ऑटोमेटिक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में अंदर के डी ऑर्बिटल भाग लेते। इनर माने अंदर का डी ऑर्बिटल, आउटर माने बाहर का डी ऑर्बिटल भाग ले। इनर में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, आउटर में वीक लिगेंड होता। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनर वाले में कम पड़ जाता, आउटर वाले में ज्यादा होता। 2-3 पॉइंट खाली याद रखिएगा, इनको विदा करिए। CFT में खाली 2 महत्वपूर्ण बात कहता है, सेंट्रल मेटल के करीब लिगेंड आते तो ये इनके ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते, और थ्योरी याद रखना है बस। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब सेंट्रल मेटल के करीब ऑर्बिटल आएंगे तो ये 2 भागों में बट गया। एक कहलाया T2g और ये एक कहलाया EG ऑर्बिटल। तो ये खाली ध्यान रखना है, डायग्राम को ध्यान रखना है और इसमें और ज्यादा काम नहीं करना है, बस साइलेंट वे में। तो ये 2 भाग में ये हो गया, याद कीजिए, dxy, dyz, dzx, ये हो गया dx² माइनस y² और dz²। इसका नाम हो गया T2g ऑर्बिटल, इसका नाम EG ऑर्बिटल, दैट्स इट। फिर इसी में आगे बढ़ जाइए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 है तो d के ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल जो अलग अलग भागों में बंटते वो उल्टा हो जाता। याद कीजिए, ये कहलाएगा E ऑर्बिटल, ये कहलाएगा T2 ऑर्बिटल। बस बीच का जो गैप होता है इसको नाम देंगे डेल्टा T। ये खाली डायग्राम खाली देख करके छोड़ देना है बस। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वो कंपाउंड हो गया जिसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना होता, उसको नाम देते ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सबसे बेहतर उदाहरण है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी का पॉइंट क्या हुआ तो वो आप 1 मिनट में समझ लीजिए। जैसे एक कॉम्प्लेक्स हमने ये लिया K4 FeCN का होल 6 हमने लिया।
अब गौर करिए, ये हो गया सेंट्रल मेटल, चार्ज निकाल दीजिए +2। ये हो गया साइनाइड, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4, लिगेंड 5 और लिगेंड 6। बस 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, मतलब सेंट्रल मेटल लोन पेयर ले रहा, तो सेंट्रल मेटल का जितना छोटा आकार होगा वो लोन पेयर को उतनी मजबूती से ले पाएगा, तो स्मॉल साइज। दूसरा हो गया, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव अर्थात इलेक्ट्रॉन को उतनी मजबूती से ले पाएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, लिगेंड जितनी आसानी से लोन पेयर का दान करेगा वो कॉम्प्लेक्स उतना स्थायी होगा, और अगर चीलेट का निर्माण करता, रिंग का निर्माण करता, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ज्यादा स्थायी होगा। पॉइंट खाली समझ लीजिएगा, बस इतना काफी है। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल सब बच्चे को पढ़ा चुके। जिस किसी भी सेंट्रल मेटल के एटम या आयन में याद होगा D1 से लेकर D9 हो जाए, मतलब D अधूरा हो जाए, D इनकम्प्लीट हो जाए, याद कीजिए, ऐसी हालत में एक घटना होगी जिसका नाम होगा DD ट्रांजिशन, और जिसमें DD ट्रांजिशन होगा, याद कीजिए, वो सारा पदार्थ क्या होगा, कलर, और जिसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा वो पदार्थ कलर्ड ना होगा, वाइट हो जाएगा। तो ये टुकड़ा आपका ये पीस हो गया। अब यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन का एक रिवीजन वीडियो आपको कंप्लीट कर दिया। जब फ्री रहे तो आप हेडफोन लगा करके भी इसको 2-3, ये रिवीजन क्लास 10 दिनों का है। 10 दिनों में केमिस्ट्री में टोटल रिवीजन हम आपका A to Z कंप्लीट मार देंगे। अब ध्यान से सिर्फ इसको 2 बार 3 बार करके सुन लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत मदद, क्योंकि आपके पास डबल विकल्प है। जो चीज नहीं बनेगा नहीं, बाकी बहुत सारी बातें आपको सुनी हुई समझी हुई लगेंगी। इस नई शुरुआत के लिए जिसमें हम आपको रिपीट करके सारा वीडियो का रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो उधर बताए वो काफी लंबा लंबा था, इधर हम काफी छोटा वीडियो दे रहे हैं ताकि वो चीजें रिवाइज हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।